एपिसोड 8 सच का पहला टुकड़ा विस्तृत दृश्य व्याख्या भाग 2। सच के टुकड़े अक्सर सबसे अनपेक्षित समय पर सामने आते हैं, जैसे अंधेरे में बिजली कौंधती है, सब कुछ रोशन कर देती है और फिर गायब हो जाती है। पर एक बार जो रोशनी दिख जाए वो आंखों से कभी नहीं मिटती। इरा के पास अब उसकी डायरी थी, उसकी सच्चाई की तलवार। पर उस तलवार को चलाने से पहले उसे एक और सच चाहिए था, वो सच जो उसकी माँ के साथ हुआ था, वो सच जो 20 साल से इस घर की दीवारों में कैद था। और वो सच आज निकल कर आएगा। पर उससे पहले उस रात के अंधेरे में जब पूरा घर जाग रहा था, क्या हो रहा था ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। दृश्य 1 रात 2 तूफान से पहले की खामोशी। विस्तार से धुन जैसे सांसें रुकी हुई हों, जैसे कोई जहर हवा में घुल रहा हो। रात के 2:10 थे। कपूर मैंशन में वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। हवा रुक जाती है, पत्ते हिलना बंद कर देते हैं, चिड़िया चुप हो जाती हैं, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर बैठ गई हो। पर ये सन्नाटा सामान्य नहीं था। ये सन्नाटा था डर का, इंतजार का, और उस सच का जो अब छुप नहीं सकता था। घर का बाहरी नजारा। बाहर का मौसम भी बदल चुका था। दिन भर जो धूप थी वो शाम होते होते गायब हो गई थी। अब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मोटे, भारी, जैसे कोई विशाल पंख फैलाकर पूरे आकाश को ढक लिया हो। चांद कहीं दूर बादलों के पीछे छिपा हुआ था, उसकी रोशनी धुंधली थी। बस एक पीली सी आभा थी जो कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। तारे नहीं दिख रहे थे। हवा थम गई थी, पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उनमें भी जान नहीं रह गई हो। दूर कहीं कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, उल्लू नहीं चिल्ला रहा था। बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी प्रकृति इंतजार कर रही हो। कपूर मैंशन के बाहर के गार्ड भी चुप थे। वो अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, हाथ में लाठियां, कंधों पर राइफलें, पर उनकी आंखें घर की तरफ थीं। वो जानते थे अंदर कुछ हुआ है, कुछ बड़ा, पर पूछ नहीं सकते थे। उनकी नौकरी थी चुप रहना, देखना, और कभी किसी से कुछ न कहना। मुख्य गेट के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं, एक डॉक्टर की, जो अभी अभी आया था, और एक पुलिस की, जिसे सुनीता ने बुला लिया था। पुलिस वाले अंदर नहीं गए थे, उन्हें रोक दिया गया था। अभी नहीं, सुबह आना। पहले परिवार वाले मिल लें। पुलिस वाले बाहर गाड़ी में बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। घर के अंदर का नजारा। घर के अंदर हर जगह लाइटें जल रही थीं। पूरा कपूर मैंशन ऐसे जगमगा रहा था जैसे दिवाली हो, पर वो रोशनी उत्सव की नहीं थी, वो रोशनी थी सच की, जो अब छुप नहीं सकता था। हर गलियारे में, हर कमरे में, हर कोने में लाइटें जल रही थीं। संगमरमर के फर्श पर रोशनी की धारियां बन रही थीं, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर रोशनी पड़ रही थी, सीढ़ियों के हैंडल पर रोशनी चमक रही थी। पर वो रोशनी ठंडी थी, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। गलियारों का नजारा। घर के गलियारे लंबे थे, 100 फीट से भी ज्यादा। आम दिनों में ये गलियारे खाली होते थे, सिर्फ नौकर इधर उधर चलते थे। पर आज ये गलियारे भरे हुए थे, नौकर, माली, ड्राइवर, रसोइया, कुली, सब लोग खड़े थे। कोई दीवार के सहारे, कोई खिड़की के पास, कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, डर, उत्सुकता, और वो भूख जो हर इंसान को होती है दूसरों के दुख को देखने की, दूसरों के राज सुनने की। वो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, बहुत धीमी आवाज में, कानों में कान डालकर, ताकि कोई सुन न ले। क्या हुआ? सच में चोरी हो गई? चोरी नहीं, कुछ और है। मैंने सुना बड़ी साहब की बेटी ने कुछ चुराया था, और छोटे साहब ने उसका साथ दिया। कौन सी बेटी? वो नई वाली, जो गांव से आई है? हाँ, वही। लेकिन मैंने सुना उसने अपनी डायरी मांगी थी, जो छोटी बेटी ने चुरा ली थी। चुप, चुप, कोई सुन लेगा। बड़े साहब आ गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वो सब चुप हो गए। उनकी आंखें ऊपर की तरफ थी,
जहाँ दादाजी का कमरा था, जहाँ अब पूरा परिवार इकट्ठा था। मुख्य हॉल का नज़ारा विस्तार से। मुख्य हॉल घर का सबसे बड़ा कमरा था। करीब 2000 वर्ग फीट, 30 फीट ऊंची छत, उस पर लटकता हुआ 20 फीट लंबा क्रिस्टल झूमर। आम दिनों में वो झूमर जलता था और उसकी रोशनी हॉल को बहुरंगी बना देती थी, क्योंकि उसके हजारों क्रिस्टल टुकड़ों से रोशनी टूटकर बिखर जाती थी। पर आज वो झूमर नहीं जल रहा था। हॉल में सिर्फ दीवारों पर लगी लाइटें जल रही थी, जो एक ठंडी पीली रोशनी बिखेर रही थी। उस रोशनी में हॉल और भी बड़ा लग रहा था, और भी खाली। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स राजाओं महाराजाओं की, 18वीं सदी की, लाखों की कीमत वाली। वो पेंटिंग्स आज और भी बड़ी लग रही थीं, जैसे उनमें बने चेहरे भी सुन रहे हों, देख रहे हों, न्याय कर रहे हों। उनमें से एक पेंटिंग थी कपूर परिवार के संस्थापक की, 200 साल पुरानी। उनकी आंखें बिल्कुल इरा की तरह थीं, गहरी, तेज, चमकती हुई। वो पेंटिंग आज और भी जीवित लग रही थी, जैसे वो भी कह रहे हों, अब सच सामने आना ही चाहिए। फर्श पर संगमरमर था, इतना चमकीला कि उसमें लोगों की परछाइयाँ साफ दिख रही थी। उस पर लाल कालीन बिछा था, जो मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक जाता था। उस कालीन पर आज बहुत से पैर पड़े थे, नौकरों के, माली के, ड्राइवर के। कालीन पर धूल जम गई थी, पर किसी ने साफ नहीं किया था। आज कोई सफाई नहीं कर रहा था। बीच में एक विशाल सोफा था, लाल रंग का, सुनहरे पायों वाला, जिस पर सुनीता बैठी थी। वो सोफा इतना बड़ा था कि उस पर 10 लोग आराम से बैठ सकते थे, पर आज उस पर सिर्फ सुनीता बैठी थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। उनके बगल में एक छोटी सी मेज थी, शीशे की, सुनहरे पायों वाली। उस पर चाय का कप रखा था, चीनी मिट्टी का, सफेद, उस पर नीले फूल बने थे। चाय ठंडी हो चुकी थी, उस पर मैली परत जम गई थी। कोई उसे उठाने नहीं आया था। सुनीता ने कभी कभी कप की तरफ देखा, पर उठाया नहीं। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसू सूख गए थे। उन्होंने सफेद नाइटी पहनी थी, बाल बिखरे थे, चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो 50 साल की लग रही थी, 45 की नहीं। उनके हाथों में माला थी, तुलसी की, जिसे वो रोज पूजा में पहनती थी। वो माला फट रही थी, दाने बिखर रहे थे, पर उन्होंने उसे पकड़ रखा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ता है। सोफे के सामने का नजारा। सोफे के सामने, हॉल के बीचों बीच, अर्नव और इरा खड़े थे। अर्नव ने अपना काला स्वेटर पहना था, जो उसने रात में पहना था। जीन्स पर धूल लगी थी, सीढ़ियों से भागते वक्त लगी थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो हाथ जेब में डाले खड़ा था, सिर झुकाए, नीचे देखता हुआ। वो बहुत बड़ा लग रहा था, 6 फीट का कद, चौड़े कंधे, मजबूत बाजू। पर आज वो छोटा लग रहा था, जैसे कोई बच्चा हो, जो अपनी माँ से डांट खाने के बाद खड़ा हो। उसके हाथ जेब में थे, पर वो काँप रहे थे। उसने अपने पिता का फोन आने का इंतजार किया पूरी रात। उसके दिमाग में हजारों विचार थे, निशा की साजिश, इरा की डायरी, अपनी माँ का रवैया, और अब अपने पिता का आना। वो जानता था, सुबह जो होगा, वो उसकी जिंदगी बदल देगा। पर वो तैयार था। उसने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वो इरा के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि वो सच जानता था, इरा सही थी, निशा गलत थी, और सच की जीत होनी चाहिए। इरा अर्नव के बगल में खड़ी थी। उसने वही नीला सूती कुर्ता पहना था, जो उसने गांव से लाया था, साधारण, फटा हुआ नहीं, पर पुराना। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई गहना नहीं था, कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पहले दिन गांव में लगती थी, अकेली, बेसहारा, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, जो कभी बुझती नहीं थी। उसके हाथ में उसकी डायरी थी, काली, साधारण सी, जिसके कवर पर कुछ नहीं लिखा था। उसकी उंगलियां डायरी पर कसकर जमी हुई थीं, उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। नाखून हाथ में धंस रहे थे।
वो डायरी को ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई अपनी जान पकड़ता है। उस डायरी में उसकी जान थी, उसके सपने, उसके डर, उसकी लड़ाई, उसकी जीत। वो डायरी अब उसकी तलवार थी और वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसकी आंखें सूखी थीं। वो रो चुकी थी, बहुत रो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पलकें सूजी हुई थीं, पर अब और आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार संभालता है, अपने कवच पहनता है और फिर शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो तैयार है। कुछ भी हो सकता है, पर वो तैयार है। वो जानती थी, सुबह जब उसके पिता आएंगे, तो या तो वो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी, या फिर सच सामने आ जाएगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं था, और वो दोनों रास्तों के लिए तैयार थी। अगर उसे जाना होगा, तो वो जाएगी, अपना सिर ऊंचा करके, अपनी डायरी हाथ में लेकर, अपनी माँ का नाम लेकर। और अगर सच सामने आएगा, तो वो उसे सुनने के लिए तैयार थी, चाहे वो सच कितना भी दर्दनाक हो। हॉल के कोने में निशा। हॉल के एक कोने में, दूर, सबसे दूर, निशा बैठी थी। वो सोफे पर नहीं बैठी थी, वो फर्श पर बैठी थी, दीवार के सहारे। उसने सफेद नाइटी पहनी थी, जो रात में पहनी थी। बाल बिखरे थे, चेहरे पर मेकअप नहीं था, आंखें लाल थीं, गाल गीले थे। वो रो रही थी, चुपचाप, धीरे धीरे, कभी कभी हिचकियां लेती हुई। उसकी आंखें नीचे थीं, वो किसी की तरफ नहीं देख रही थी। वो इतनी मासूम लग रही थी, इतनी टूटी हुई, इतनी बेबस, जैसे कोई बच्ची हो जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। उसके हाथ गोद में थे, वो उन्हें देख रही थी, उन हाथों को जिन्होंने जहर मिलाया था, डायरी चुराई थी, साजिश रची थी। पर आज वो हाथ बिल्कुल साफ लग रहे थे, बिल्कुल मासूम। पर अगर कोई ध्यान से देखता, अगर कोई उसकी आंखों में गहराई से झांकता, तो उसे दिखता, निशा की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी पलकें गीली थीं, गाल गीले थे, पर आंखें सूखी थीं। उसके होठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान थी, इतनी छोटी कि पकड़ना मुश्किल था, पर वो थी जीत की मुस्कान। क्योंकि निशा जानती थी, अब सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था। अब वो पीड़िता थी, चोरी हुई, धोखा हुआ, अपने ही भाई और बहन ने उसके कमरे में घुसकर उसकी चीजें छीन ली। और कल सुबह सब देखेंगे कि असली शैतान कौन है। हॉल के बाहर रामपाल। हॉल के बाहर, दरवाजे के पास, रामपाल जी खड़े थे। वो 60 साल के थे, सफेद बाल, सफेद कुर्ता, हाथ में क्लिपबोर्ड। वो इस घर में 40 साल से थे, उन्होंने इस घर को बनते देखा था, बढ़ते देखा था, और अब टूटते देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था, उस घर का दर्द जो उनका भी घर था, उस परिवार का दर्द जो उनका भी परिवार था। वो कभी कभी अंदर झांकते, फिर बाहर आ जाते। उनके हाथ में एक मोबाइल था, जिस पर बार बार मैसेज आ रहे थे। बाहर के लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हो रहा है? पर रामपाल जी किसी को जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस खड़े थे, चुप, स्थिर, जैसे कोई पेड़ हो जो तूफान देख रहा हो, पर हिल नहीं रहा हो। दृश्य 2, सुबह 8 बजे, विक्रम कपूर की वापसी, विस्तार से। धुन, जैसे कोई राजा अपने राज्य में लौट रहा हो, पर राज्य तबाह हो चुका हो। सुबह के 8 बजे थे। सूरज निकल आया था, पर आसमान में बादल थे, मोटे, काले, भारी, जैसे कोई विशाल हाथी आसमान में चल रहा हो। धूप नहीं थी, सिर्फ उदासी भरी रोशनी थी, जैसे सूरज ने भी आज चमकना छोड़ दिया हो। बाहर के पेड़ों पर पत्तियां नहीं हिल रही थीं, चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। फव्वारे का पानी भी धीमा चल रहा था, जैसे सबको पता हो कि आज कोई खुशी का दिन नहीं है। विक्रम की गाड़ी का आगमन। कपूर मैंशन के बाहर सड़क पर एक काली BMW तेजी से आ रही थी। वो गाड़ी सामान्य नहीं थी, उस पर धूल नहीं थी, पर वो गंदी थी। लंदन से दिल्ली की उड़ान, फिर एयरपोर्ट से सीधे यहाँ 12 घंटे की यात्रा, बिना रुके, बिना सोए। गाड़ी के शीशे काले थे, अंदर नहीं दिखता था, पर जो कोई देखता, वो समझ जाता ये गाड़ी किसी बहुत बड़े आदमी की है, और वो आदमी बहुत गुस्से में है।
गाड़ी मुख्य गेट के पास आकर रुकी। गार्ड ने सलाम किया, गेट खोला। गाड़ी अंदर घुसी, धीरे धीरे, जैसे कोई जानवर अपने शिकार के पास जाता है। वो फव्वारे के पास से गुजरी, फिर मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी। विक्रम का गाड़ी से उतरना। गाड़ी का दरवाजा खुला। विक्रम कपूर बाहर निकले। विक्रम कपूर 52 साल के, लंबे कद के, 6 फीट 2 इंच, गठिले शरीर के। उन्होंने काला सूट पहना था, 1.25 लाख का, लंदन से सिलवाया हुआ। उस पर कोई झुर्री नहीं थी। सफेद कमीज इतनी सफेद की धूप में चमक रही थी। सिल्वर ग्रे टाई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सही। जूते काले थे, इतने चमकीले कि उनमें बादल दिख रहे थे। पर उनके चेहरे पर थकान थी, बहुत गहरी थकान। आँखों के नीचे काले घेरे थे, हल्के नहीं, गहरे, जैसे कोई चोट लगी हो। चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ गई थी। 52 साल के आदमी का चेहरा 60 साल का लग रहा था। दाढ़ी में सफेदी आ गई थी, ऐसी सफेदी जो उम्र की नहीं, दुख की होती है। उनके होंठ सूखे थे, फटे हुए थे। उन्होंने रात भर पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था, सोए नहीं थे। पर उनकी आंखों में वही तेज था, कपूर परिवार की विरासत। वो आंखें जो करोड़ों के सौदे देखती थीं, वो आंखें जो दुश्मनों को रुला देती थीं, वो आंखें जो कभी नहीं झुकती थीं। पर आज उन आंखों में कुछ और भी था, डर, असली डर। उनकी बेटी उनसे मिलने वाली थी, वो बेटी जिसे उन्होंने 20 साल पहले खो दिया था, जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, जिसकी माँ को उनके ही पिता ने मरने पर मजबूर कर दिया था। विक्रम का घर में प्रवेश। वो सीधे अंदर गए। उनके कदम तेज थे, इतने तेज कि उनके पीछे चलने वाला ड्राइवर दौड़कर आया। उनका चेहरा सख्त था, जबड़ा भिंचा हुआ, होंठ बंद, आंखें आग बबूला। उनके हाथ मुट्ठी में बंद थे, नाखून हथेलियों में धंस रहे थे। नौकरों ने रास्ता छोड़ दिया, जैसे कोई राजा आ रहा हो। रामपाल ने सलाम किया, सर, स्वागत है, पर विक्रम ने देखा भी नहीं। वो सीधे मुख्य हॉल की तरफ बढ़े। हॉल में प्रवेश। विक्रम हॉल में दाखिल हुए। उनके कदमों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई, टिक टिक, टिक टिक, जैसे कोई घड़ी टिक रही हो, जैसे कोई मौत की घंटी बज रही हो। उनकी निगाहें पहले सुनीता पर पड़ी। वो सोफे पर बैठी थी, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने पति को देखा और उनकी आंखों में डर था, क्योंकि वो जानती थीं उनका पति आज जो सुनने वाला है, वो उनके रिश्ते को तोड़ सकता है। फिर उनकी निगाहें निशा पर पड़ी, जो एक कोने में फर्श पर बैठी थी, रो रही थी। निशा ने जैसे ही विक्रम को देखा, वो और जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो उठी और विक्रम की तरफ दौड़ी, पिताजी, पिताजी, आप आ गए, मुझे बचाइए, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। विक्रम ने उसे रोक लिया, उसके कंधे पर हाथ रखा। रुक, पहले मैं सब सुन लूं, फिर फैसला करूंगा। फिर उनकी निगाहें अर्नव पर पड़ी, जो दीवार के सहारे खड़ा था, सिर झुकाए, हाथ जेब में। विक्रम ने उसे देखा, उसका बेटा, जिस पर उसे गर्व था, जिसे उसने आईआईएम भेजा था, जिसे उसने ये बिजनेस संभालने के लिए तैयार किया था। वो आज एक चोर की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। पहले सब सुनना था। और फिर उनकी निगाहें इरा पर टिक गईं। वो वहां खड़ी थी, हॉल के बीचों बीच, अकेली, सिर ऊंचा किए, आंखों में वही चमक, हाथ में डायरी। उसने साधारण सूती कुर्ता पहना था, हल्का नीला, जैसे गांव में पहनती थी। बाल खुले थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई गहना नहीं था। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसकी माँ राधा 20 साल पहले लगती थी। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, वही चमक, वही बेबाकी। विक्रम के पैर रुक गए, उनकी आंखें फैल गईं, उनके होंठ कांपने लगे, उनके हाथों की मुट्ठियां खुल गईं। उनके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह दर्द आ गया, 20 साल पुराना दर्द, जो कभी भरा नहीं था, जो अब छलक रहा था। राधा, वो फुसफुसाए, बहुत धीमी आवाज में, बस खुद के लिए, बस अपने दिल के लिए।
पर इरा ने सुन लिया। उसके कानों में वो शब्द घुस गए जैसे कोई तीर घुसता है, जैसे कोई चाबी ताले में घूमती है। उसने अपने पिता को पहली बार देखा था, असली में, सामने से। वो तस्वीर में जिसे वो रोज देखती थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक। पर तस्वीर में वो जवान थे, 32 साल के, हंसते हुए, बिना दाढ़ी के, बालों में सफेदी नहीं थी। तस्वीर में वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं था, जैसे उनकी दुनिया बिल्कुल सही थी। अब वो बूढ़े हो गए थे, 52 साल के, थके हुए, उदास। दाढ़ी में सफेदी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में दर्द था, 20 साल पुराना दर्द। और उनकी आंखों में आंसू थे, पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को देखा था, और वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी। आप मेरे पिता हैं? इरा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो नहीं गिर रहे थे। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, दौड़कर उनसे लिपट जाना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। अभी नहीं, अभी और बहुत कुछ करना है। विक्रम ने एक कदम बढ़ाया। उनका हाथ बढ़ा, इरा के गाल को छूने के लिए, उस चेहरे को छूने के लिए जो उनकी राधा जैसा था। पर हाथ हवा में ही रुक गया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, वो कांप रही थी, पर उनमें ताकत नहीं थी। वो डर रहे थे, अगर उन्होंने छुआ, तो ये सपना टूट जाएगा। ये लड़की गायब हो जाएगी, जैसे राधा गायब हो गई थी। बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई। तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल वैसी। इरा के आंसू बह निकले। वो बह गए, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म था, मजबूत था, पर कांप रहा था। उसने उसे अपने गाल से लगा लिया। 20 साल बाद आप मिले हैं। मैं आपको हर रोज देखती थी, उस तस्वीर में, माँ के लॉकेट में। मैं सोचती थी, काश आप होते, काश आप आते। पर आप नहीं आए। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बह गए, उनकी दाढ़ी में समा गए, उनके सूट पर गिर गए। बेटा, मैं नहीं जानता था। मुझे झूठ बोला गया था। मुझे कहा गया था, राधा ने तुझे छोड़ दिया, दूसरे से शादी कर ली। मैं टूट गया था। 20 साल से शराब पी रहा हूँ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। पर अब मैं जान गया हूँ। अब मैं बदलूंगा। सुनीता ने बीच में टोका, विक्रम, पहले ये बता कि तुम्हारा बेटा और ये लड़की रात को निशा के कमरे में चोरी कर रहे थे। पूरे घर में हंगामा हो गया, नौकरों के सामने। तुम्हारी बेटी रो रही है, और तुम इस लड़की के चेहरे देख रहे हो। विक्रम ने सुनीता की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर वो गुस्सा अर्नव और इरा के लिए नहीं था। चुप, उनकी आवाज गरजी। इतनी गरजी कि खिड़कियां हिल गईं, झूमर हिल गया, फर्श पर रखा पानी का गिलास गिर गया और टूट गया। पहले मैं सुन लूं, फिर फैसला करूंगा। सब चुप, बैठो। हॉल में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि फव्वारे के पानी गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो बाहर से आ रही थी, धीमी, नियमित, जैसे कोई रो रहा हो। सुनीता चुप हो गई। वो सोफे पर बैठ गई, गिर गई, बैठी नहीं। उसका चेहरा सफेद था, होंठ नीले पड़ गए थे। वो जानती थी, अब सब खत्म हो गया। अब सच सामने आ जाएगा, और वो सच उसे बर्बाद कर देगा। निशा चुप हो गई। वो फर्श पर बैठ गई, दीवार के सहारे, घुटनों को सीने से लगाए। उसकी आंखों में डर था, असली डर, क्योंकि वो जानती थी, अब वो सच सामने आएगा, जो उसने 19 साल से छुपा रखा था। और वो सच उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। अर्नव चुप हो गया। वो दीवार के सहारे खड़ा था, सिर झुकाए, हाथ जेब में। उसकी आंखें बंद थी। वो प्रार्थना कर रहा था, जो भी हो, सच सामने आए, बस सच। इरा चुप हो गई। वो हॉल के बीच में खड़ी थी, अकेली, सिर ऊंचा किए, हाथ में डायरी। उसकी आंखें सूखी थीं। वो तैयार थी। अब जो भी होगा, वो सह लेगी, क्योंकि वो राधा की बेटी थी, और राधा की बेटी कभी हार नहीं मानती। दृश्य 3।
सुबह 9 बजे दादाजी का आदेश, विस्तार से। धुन जैसे कोई राजा अपनी आखिरी बोली बोल रहा हो, जैसे कोई बूढ़ा हाथी अपने अंतिम समय में अपने झुंड को इकट्ठा कर रहा हो। तभी ऊपर से आवाज आई, रामपाल की, घबराई हुई, भागती हुई। वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, 2-2 सीढ़ियां एक साथ। उनका सफेद कुर्ता हवा में उड़ रहा था। उनके चश्मे के शीशे धुंधला गए थे। हाथ में मोबाइल था जो बज रहा था। सर साहब, दादाजी ने सबको ऊपर बुलाया है, अभी, तुरंत। वो हॉल में आए और सांस लेने लगे। इतनी तेज दौड़े थे कि सांस फूल गई थी। उनका चेहरा लाल था, माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा है उनकी तबीयत बहुत खराब है, हार्ट रेट बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। पर वो कह रहे हैं सबको ले आओ। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं, सबको, अभी। सबके चेहरे बदल गए। दादाजी की बीमारी का विवरण। दादाजी पिछले 15 साल से बीमार थे। पहले उनका दिल कमजोर हुआ, फिर किडनी, फिर लीवर, फिर सांसें। पिछले 2 साल से वो बिस्तर पर थे, व्हीलचेयर पर बैठते थे, पर ज्यादातर लेटे रहते थे। डॉक्टर ने कहा था अब उनकी उम्र 85 साल है, उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। कभी भी कुछ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से वो और भी कमजोर हो गए थे। जब इरा पहली बार आई थी, तब वो व्हीलचेयर पर बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। पर बाद में वो फिर से बिस्तर पर आ गए। उनकी सांसें तेज हो गई थी, बोलने में तकलीफ होती थी, खाना नहीं खा पाते थे, बस पानी पी लेते थे। डॉक्टर ने कहा था पूरा आराम, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं। पर आज सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था। आज पूरा घर शोर से भरा था। आज दादाजी को पता चल गया था निशा ने इरा को जहर दिया था, डायरी चुराई थी, साजिश रची थी। और अर्नव और इरा रात को निशा के कमरे में घुसे थे, डायरी ढूंढ रहे थे। ये सब उन्होंने सुन लिया था, किसी नौकर से, किसी ने बता दिया था। और अब वो सबको बुला रहे थे। दादाजी के कमरे तक का सफर। विक्रम पहले चले। उनके कदम तेज थे, पर उनके हाथ कांप रहे थे। वो अपने पिता के पास जा रहे थे, उस पिता के पास जिसने उनसे झूठ बोला था, जिसने उनकी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया था, जिसने उनकी बेटी को 20 साल तक उनसे दूर रखा था। वो उनसे नफरत करते थे, पर वो उनसे प्यार भी करते थे। और अब वो उन्हें आखिरी बार देखने जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अब बहुत समय नहीं है। सुनीता पीछे पीछे गई। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो 2 बार गिर गईं, पर अर्नव ने संभाल लिया। उनका चेहरा सफेद था, होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें खाली थीं। वो जानती थीं अब सब खत्म हो गया। अब दादाजी सब सच बता देंगे, और वो सच उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अर्नव ने इरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था। तू तैयार है? इरा ने सिर हिलाया। चलो। उसने डायरी को और कसकर पकड़ लिया। निशा आखिर में चली। वो अब रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि आज जो होगा वो उसके हिसाब से ही होगा। उसने अपने बाल ठीक किए, अपनी नाइटी सीधी की, और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक गणना थी, एक योजना थी। दादाजी के कमरे का नजारा। दादाजी का कमरा घर की 3री मंजिल पर था, सबसे ऊपर, जहां से पूरा बाग दिखता था, पूरी दिल्ली दिखती थी। वो कमरा बहुत बड़ा था, 1000 वर्ग फीट, ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां, भारी फर्नीचर। पर आज वो कमरा छोटा लग रहा था, क्योंकि उसमें इतने सारे लोग भर गए थे, परिवार, डॉक्टर, नर्स और बाहर खड़े नौकर। कमरे में दीवारें हल्के नीले रंग की थीं, शांत रंग, जैसे अस्पताल में होता है। फर्श पर लकड़ी का फर्श था, ओक की लकड़ी, चमकती हुई, जिस पर बूढ़े लोग फिसलते नहीं थे। खिड़कियां बड़ी थीं, फर्श से छत तक, जिनसे सारा दिन धूप आती थी। पर आज बादल थे, इसलिए कमरे में रोशनी कम थी, एक उदास, धुंधली रोशनी,
जैसे किसी चर्च में होती है। बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था, लकड़ी का, हाथी दांत के काम से सजा हुआ, 100 साल पुराना। उस पर दादाजी लेटे थे, सफेद चादर ओढ़े, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में माला। चादर के ऊपर उनका हाथ था, पतला, कमजोर, हड्डियां उभरी हुई थीं, नसें नीली दिख रही थीं। उनकी उंगलियों में अंगूठियां थीं, सोने की, पत्थरों वाली, पर वो ढीली हो गई थी, जैसे कभी भी गिर जाए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, इतना पीला कि चादर से अलग पहचानना मुश्किल था। गाल अंदर धंस गए थे, आंखें धंस गई थीं, होंठ सूख गए थे। उनकी सांसें तेज थीं, हर सांस के साथ उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उनके कंधे हिल रहे थे, उनकी उंगलियां माला पर घूम रही थी। राम राम, राम राम। बिस्तर के बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, बड़ा सा, हरा, जिसमें से पाइप निकलकर दादाजी की नाक में लगा था। उसकी आवाज आ रही थी, सिस सिस सिस, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। दूसरी तरफ मॉनिटर था, जिस पर हरी हरी लाइनें चल रही थीं। हार्ट रेट दिख रहा था, 60, 58, 55, धीरे धीरे गिर रहा था। डॉक्टर बिस्तर के पास खड़ा था, 40 साल का, चश्मा, सफेद कोट, चेहरे पर चिंता। नर्स उसके बगल में खड़ी थी, हाथ में ट्रे, उस पर सुइया, शीशिया, बैंडेज। बिस्तर के चारों तरफ परिवार खड़ा था, विक्रम, सुनीता, अर्नव, इरा, निशा। सब चुप थे, सब सांस रोके खड़े थे। दादाजी की आंखें खुलती है। दादाजी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहले वो छत को देखते रहे, उस छत को जिसे उन्होंने 50 साल पहले बनवाया था, जिस पर सोने का काम था, जिस पर उनके पिता का नाम लिखा था। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, हर चेहरे को, एक एक करके। विक्रम को देखा, उनका बेटा, जिसे उन्होंने तोड़ दिया था, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जो आज उनके सामने खड़ा था, बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता को देखा, उनकी बहू, जो 25 साल से इस घर में थी, जिसने सब कुछ सहा, जिसने सब कुछ देखा, पर चुप रही। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में माफी थी। अर्नव को देखा, उनका पोता, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, जो उनका असली वारिस था, जो आज सच के लिए खड़ा था। दादाजी मुस्कुराए, बहुत हल्का सा, बस होठों पर। निशा को देखा, उनकी गोद ली हुई बेटी, जिसे उन्होंने अनाथालय से उठाया था, जिसे उन्होंने प्यार देना चाहा था, पर प्यार नहीं दे पाए। उनकी आंखों में दर्द था, उस बच्ची के लिए, दर्द जो बड़ी होकर जहरीली हो गई। और फिर उनकी निगाहें इरा पर टिक गईं, वो आखिरी बार देख रहे थे, सबसे आखिरी बार। पासा बेटा, उनकी आवाज बहुत धीमी थी, बस फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि अगर कोई कान न लगाए तो सुन न सके। इरा आगे बढ़ी, उसके पैर कांप रहे थे, पर वो चल रही थी, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वो दादाजी के बिस्तर के पास झुकी। उसने उनका हाथ पकड़ लिया, उनके हाथ बहुत पतले थे, बहुत कमजोर थे, हड्डियां उभरी हुई थीं, पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उन्होंने इरा का हाथ अपनी उंगलियों में जकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके को पकड़ता है, जैसे कोई बूढ़ा हाथी अपने बच्चे को आखिरी बार सूंघता है। तू आ गई, मेरी बच्ची आ गई, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। दादाजी, ऐसा मत कहिए। इरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर अच्छी दवा देंगे, हम आपका इलाज कराएंगे, आप और 20 साल जिएंगे। नहीं बेटा, अब समय आ गया, जाने का समय। 85 साल हो गए, बहुत जी लिया, बहुत देख लिया, बहुत गलतियां कर ली, अब जाने का समय है। पर जाने से पहले सच बता दूं, वो सच जो 20 साल से छुपा रखा था, 20 साल से मेरे सीने में जल रहा था, आज बता दूं, फिर चैन से मरूंगा। सब चौंक गए। सच? 20 साल पुराना सच? विक्रम के हाथ कांपने लगे। सुनीता ने दीवार का सहारा ले लिया। अर्नव की आंखें फैल गईं। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में डर था, असली डर।
वो जानती थी अब वो सच सामने आने वाला था, जिसे उसने 19 साल से छुपा रखा था। 20 साल पहले दादाजी ने आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर साफ। उनके शब्द एक एक करके गिर रहे थे, जैसे कोई मोती टूटती हुई माला से गिरता है। एक एक करके, धीरे धीरे, बिना रुके। 20 साल पहले इसी घर में एक लड़की थी। नाम था राधा। इरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक गईं। उसकी उंगलियां दादाजी के हाथ पर और कसकर जम गईं। उसकी माँ। दादाजी उसकी माँ के बारे में बात कर रहे थे। वो सच जो उसने सालों से जानना चाहा था, वो सच जो उसकी दादी ने उसे बताया था, वो सच जो इस घर की दीवारों में कैद था, आज निकल कर आ रहा था। और इस तरह दादाजी ने अपना मुंह खोला, उस मुंह से जिसने 20 साल पहले राधा को मरने का हुक्म दिया था। आज वही मुंह सच बोल रहा था। पर क्या सच से दर्द कम हो जाता है? क्या सच से मरे हुए वापस आ जाते हैं? क्या सच से टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। पर अभी तो सिर्फ सच बोला जा रहा था। और वो सच सुनने के लिए पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। एपिसोड 8 का पहला भाग समाप्त।